रंग सार्थक थिएटर ग्रुप प्रस्तुत करता है 2 लघु नाटकों का कोलाज। एक के बाद एक बिना रुके प्रस्तुत इन 2 नाटकों में से पहला है रिहर्सल, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश आदित्य, और दूसरा अशोक पागल का लिखा नाटक है कहाँ हो परशुराम। इन दोनों नाटकों का निर्देशन किया है मनोज सोनी ने। तो प्रस्तुत है नाटक रिहर्सल और कहाँ हो परशुराम। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी उल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। बीमार हो तभी तो यहाँ आई हूँ, वरना क्यों आती। अपनी बीमारी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मेरा दिल धड़कता है। इस उम्र में लक्षण अच्छे नहीं है, हार्ट फेल हो सकता है। सदा घबराहट महसूस करती हूँ। ये तो मौत की निशानी है। नींद भी बहुत कम आती है। आपका बचना मुश्किल है बहन जी। लफ्ज़ दिखाइए। जी मेरी रक्षा कीजिए, मैं भी मरना नहीं चाहती। मरना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मैंने अपने मरीजों को अक्सर मरते हुए देखा है। आपको सपने आते हैं? जी कभी कभी। सपने में भूत दिखाई देते हैं? भूत तो कभी नहीं। आज दिखाई देंगे, ध्यान से देखिएगा। जी आप अपना कुछ जी मेरा कुछ इलाज कीजिए। आप मुझे कुछ दवा दारू दीजिए। हृदय के भीतरी भाग पर चंदन का लेप कीजिए। भीतरी भाग पर? हाँ, और ये लीजिए अमर भास्कर, इसे इस तरह से खाइए कि पेट में न जाकर सीधा हृदय में जाए। जी हाँ, परहेज भी है। और परहेज ही तो असली इलाज है। 15 दिन तक खाना मत खाइए। जी 15 दिन तक? हाँ, और 10 दिन तक पानी मत पीजिए। पानी? अरे मेरा मतलब है ठंडा पानी मत पीजिए, उबाल कर पीजिए। हाँ, जाइए। जी अब फिर तो वो आपकी शरण में। कभी भी आइए,
वैसे वैद्य परमानंद के यहाँ एक बार जो होकर जाता है दोबारा लौटता नहीं आता। राम राम मैं जी। अरे आओ भाई आओ, राम राम। तुम तो बीमार दिखाई देते हो। मैं जी मैं नहीं, मेरी गाय बीमार है। 10 दिन से ना चारा खाती है ना दूध दे रही है। अरे तुम बीमार हो या तुम्हारी गाय, मेरे लिए तो एक ही बात है। लाओ, दिखाओ। मैं दिखाऊं? गाय तुम्हारी बीमार है या किसी और की? गाय तो मेरी बीमार है। तुम तो कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊं? दिखाओ। गाय की हालत तो बहुत चिंताजनक है भाई। शीघ्र चारा खिलाओ इसको, वरना मरे बिना नहीं मानेगी ये। मैं जी यही तो रोग है उसे, वो चारा ही तो नहीं खाती। मैं जी मैं जी मैं जी मैं जी मैं जी ठीक है आप? हाँ ठीक है। मैं जी मैं कह रहा था हाँ कि वो गाय चारा ही तो नहीं खाती। चारा नहीं खाती? हाँ ऐसा करो, उसको उसी का दूध निकाल कर पिलाओ। मैं जी वो दूध भी नहीं देती। अरे तुम पिलाओगे तो वो देने लगेगी। यहाँ आओ। कहाँ है भाई? ले आओ, हाथ करो। ये अमर भास का ले जा, गर्म पानी के साथ खा ले। जी जाओ। बेट जी ये मैं खाऊंगी, गाय को खिलाऊंगा। तुम भी खा लेना और गाय को भी खिला देना, दोनों को खा लेना। जा। दरवाजा उधर। सीख जाए बेट जी। और मेरा लड़का बेहोश हो गया बेट जी। कितने किलो का है जी? अरे मेरा मतलब है क्या उम्र है लड़के की? जी काफी बड़ा है। आपसे तो छोटा होगा ना? हाँ हाँ मेरा तो लड़का ही है। नहीं, कई बच्चे अपने बाप से बड़े हो जाते हैं। वैसे करते क्या है आप? करता तो कुछ नहीं, अध्यापक हूँ। अध्यापक है? मैं भी अध्यापक था। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जानवरों से ज्यादा होशियार होते थे। ये बातें करने का समय नहीं, जल्दी जल्दी चलिए, अरे सुनिए जी अमर भास का विशेष। जी 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 चलिए। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, सुन रहे हैं ना? प्रोफेसर साहब, सुन रहे हैं ना? प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, सुन रहे हैं ना? जी कहिए। मैं बीमार हूँ। आपको भ्रम हो गया है, आप बीमार नहीं हैं। मेरा हृदय धड़कता है। तो मेरा भी धड़कता है। मेरा मतलब है दुनिया में हर आदमी का धड़कता है, इनका धड़कता है, इनका धड़कता है, इनका धड़कता है, इन सबका धड़कता है। इसमें नई बात क्या है? हृदय का गुण ही है धड़कना। सदा घबराहट महसूस करती हूँ। अच्छा ये बात है सर।
ये तो आपके हृदय की कमजोरी है, कोई बीमारी नहीं। ये कमजोरी कैसे दूर हो सकती है? हिम्मत से, हिम्मत से अभी ठीक कर देता हूं। आप यहाँ पर निश्चिंत होकर बैठ जाइए। घबराइए मत, बैठ जाइए। अब आके मूंद लीजिए। जी क्यों? मूंद लीजिए। अब आपका इलाज शुरू होने वाला है। तो बताइए, अब आप कहाँ हैं? आपकी दुकान में। ना, आप बीहड़ जंगल में हैं, मेरी दुकान में नहीं। लेकिन ये तो आपकी दुकान है। ना, महसूस कीजिए कि आप घने जंगल में हैं। है ना आप जंगल में? जी जी। हाँ, भयानक जंगल, पेड़ों का अंधेरा, हाथियों की जंगल, शेरों की दहाड़, फिर सन्नाटा। अरे, आपको डर नहीं? डरिए मत, डरिए मत। आंखें बंद ही रखिए और आपको सिरे से लड़िए। मैं आपको जिताऊंगा। लड़िए, लड़िए, लड़िए। आप लड़ रही हैं ना? जी, लड़ रही हूँ। हाँ, अब इसे घूसे से मार दीजिए। इसके मुंह में हाथ डालकर इसका दांत तोड़ दीजिए। जल्दी कीजिए। अरे अभी मारा है नहीं? जी, मार दिया। हाँ, बधाई हो, आपने एक शेर मार गिराया। बस इसी तरह तूफान आए समुद्र में कूदिए, अरे दुर्गम पहाड़ों पे चढ़िए, चंबल की घाटी में डाकुओं का सामना कीजिए। फिर आप पाएंगी आपका दिल लोहे की तरह कैसा मजबूत हो गया है। पांडुरंग जी, मुझे डर है कि कहीं यहाँ बैठे बैठे मेरा दिल धड़कना ना बंद कर दे। मैं सब कुछ सुनिए, रास्ते बना के मुंह महसूस करती जाइए। यह रानी लक्ष्मीबाई की तरह युद्ध के मैदान में तलवार चलाती हुई आगे बढ़ रही हैं। सुन रही हैं ना? एक बात तुम पहले ही ध्यान से सुन लो। मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। जी, मेरा मतलब है तुम्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपकी दुआ से मैं तो आज तक बीमार पड़ा ही नहीं। 10 दिन से मेरी गाय बीमार है। गाय बीमार है? गाय बीमार है तो तुम किस लिए आए हो? तुम्हारा इलाज क्या मैं गाय की शक्ल देख के करूं? जी, मेरा मतलब है गाय का इलाज क्या तुम्हारी शक्ल देख के करूं? जी वो ना चारा खाती है, ना दूध देती है। देखो ऐसा है, गाय का चेहरा देखे बिना हम कुछ नहीं कह सकते दया। कल उसका चेहरा लेकर आना, फिर हम फेस रीडिंग करके उसकी बीमारी बताएंगे। प्रोफेसर साहब, चेहरा कैसे लाया जा सकता है? गाय विलियम, गाय भैया हम ना, ये दुकान है गौशाला। हम क्या करें साहब? हम क्या करें साहब? हमारी गैया। एक काम करो, कल उसका एक फोटो लेकर आना HD में। अब जाओ, मेरा सामने ना। चलिए। लेकिन चलना कहाँ है? मेरे घर में। क्यों? वहाँ मेरा भाई 1 घंटे से बेहोश पड़ा है। किस तरह? पता नहीं, ना बोलता है, ना
बहुत हिलता डुलता है, बस पहलों की तरह बड़ा है। एक घंटे से? हाँ। ये कोई खास बीमारी नहीं। अरे प्रोफेसर साहब, कुछ लोग कहते हैं बात है। क्या बात है? अरे कुछ लोग कहते हैं बात है। क्या बात है? अरे कुछ लोग कहते हैं सन्निपात है। बिल्कुल नहीं, सन्निपात उनको है जो ऐसा कहते। प्रोफेसर साहब, एक डॉक्टर ने तो डिप्थीरिया में बताया है। ऐसे डॉक्टर को बुलाया है जो आपने? जल्दी जल्दी प्रोफेसर साहब, मेरा दिल बहुत कांप रहा है। अगर ऐसे कुछ हो गया तो मेरी विदाई में कौन रोएगा? अरे ये तो आपकी विदाई की समस्या है, कोई डिप्थीरिया नहीं। डिप्थीरिया मुझे नहीं है, मेरे भाई को है। आप जल्दी चलिए। चलिए चलिए तो चलिए भाई, चलिए। प्रोफेसर साहब, आपको पता है? मेरे दिमाग में निश्चिंत रहिए, जब तक मैं दवा न दूं यहाँ कोई नहीं मरता। मेरे छोटे भाइयों के पैदा होने से पहले मैं भी अपनी माँ का लेकिन इतनी बुरी तरह बेहोश नहीं हुआ। इसे क्या हुआ है बेटी? ये बेहोश हो गया है। ठीक तो हो जाएगा बहन जी। ठीक हो जाएगा, लेकिन होश में नहीं आएगा। ऐसा मत कहिए बेटी, हम आपकी शरण में हैं। माँ, मैं प्रोफेसर सर के यहाँ गई थी, लेकिन वो मिले ही नहीं। मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। आई। अरे माँ, प्रोफेसर सर आ गए। आ गई प्रोफेसर। कौन? वैद्य परमानंद, यमराज का सगा भाई। हाँ, और तुम्हारा चाचा प्रोफेसर पांडुरंग वात पेट कब की तरह एकदम कैसे चले आए? वो इसलिए कि तुम रोगी की नब्ज पकड़कर उसकी जान न ले लो। प्रोफेसर जी, 1.5 घंटे से इनकी यही हालत है। क्या? मेरा मतलब 1.5 घंटे से इसकी यही हालत है। अच्छा जी, पहले मुझे इसका चेहरा तो देखने दीजिए, बड़ा अजीब चेहरा था। चेहरा देखकर इसकी तस्वीर बनाएंगे क्या? भैया मुझे कुछ सोचने दी। चुप रहेगा वो जो बेहोश है, मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। मुझे इसका इलाज करना है। जल्दी कीजिए बहन जी। जल्दी नहीं हो सकता। बहन जी, इसे ऐसी जड़ी सुनाई कि अभी खड़ा होकर बातें करने लगे। हाँ, घर में देसी घी है? गाय का है बहन अरे जी। गाय का हो या बैल का हो, घी होना चाहिए। एक मिनट, ठीक है, क्या कीजिएगा? प्रोफेसर पांडुरंग की खोपड़ी पर मलूंगा मैं, इसका दिमाग सही काम करने लगे। देखिए, आपके लड़के को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। आप बेवजह परमानंद जी की बातों मत आइए। आप इनकी बातों में मत आइए, वरना ऐसी उटपटांग बातें करके डबल बेहोश कर देंगे इसे। कौन कहता है ये बेहोश है? ये क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर जी, अगर ये बेहोश नहीं है तो फिर बोलता क्यों नहीं है? हाँ, गुडकुश। अरे चुप, ज्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़ो, तो कल हिंदी में वैसा तो और चुपचाप हिंदी में इलाज करो। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप एक काम कीजिए, इसे एकांत में लेटाइए
और इससे कहिए कि महसूस करे कि ये बेहोश नहीं है। हाँ, और इससे ये भी कह दीजिए जब तक होश में न आए इस पांडुरंग की बातों पे ध्यान न दें। वैद्य जी, डॉक्टर जी, मेरी लड़की का इलाज कीजिए, इसे कुछ दवा दारू दीजिए। अमर भास्कर चूर्ण किंतम होश में आते ही गर्म पानी के साथ खिला दे। अरे वैद्य जी, पहले से होश में लाने की दवा तो दीजिए। दीदी, अरे आइए। आप इसे ऐसी ऐसी कहानियां सुनाइए जिनमें बेहोश व्यक्तियों के होश में आने का वर्णन हो। कहानियां? डॉक्टर जी, ये बेहोश है और आपको कहानियों की सूझ रही है। ये बेहोश नहीं है तो क्या है? इसे भ्रम हो गया है कि ये बेहोश है, असल में ये होश नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर जी? ऐसी बातें करके तो आप हमें भी बेहोश कर देंगे। किसी को सही रोक देते हैं। आप अब इससे कहिए तो कि ये होश में है। तुम्हारा सर होश में है, ये खूब बेहोश है। मैं कहता हूँ ये होश में है। अरे इसकी नब्ज बता रही है बेहोश है। इसका चेहरा कह रहा है अरे ये बेहोश है। होश में है। अरे बेहोश है। आप लोग लड़िए मत, इलाज कीजिए इसका। मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए। देखिए ये बेहोश है और इसका बचना मुश्किल है। ये होश में है, इसका मरना मुश्किल है। मैं इसको अमर भास्कर चूर्ण दूंगा। ये बेहोश है। बेहोश तुम हो, ये नहीं। होश में तुम हो, ये नहीं। इसे सही लोग है, इसे सही बात है। आप ये रोक बढ़ाए जा रहे हैं। अरे खामोश। सन्निपात 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 वैद्य परमानंद को है, स्नायु रोग प्रोफेसर पांडुरंग को। मैं पूरी तरह होश में हूँ, ना मुझे भ्रम है और ना कुछ महसूस करने की जरूरत। बेटा रमेश, पिताजी। मेरा हाँ, तो ये ये अपने आप को चिकित्सक कहते हैं और ये हैं मनोचिकित्सक। क्या हमें ऐसे लोगों की जरूरत है? हम यहाँ ये जानने आए हैं कि अपने पिता की हत्या और अपनी कामधेनु छीने जाने का प्रतिशोध ही अन्याय का विरोध है। क्या हम पर हर रोज इन जैसे लोग जुल्म नहीं कर रहे हैं? हमारी इज्जत, हमारी संपत्ति, हमारे अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं? हमारा न्याय कौन करेगा? बोलो, जवाब दो, हमारा न्याय कौन करेगा? बेटा रमेश, अभी तक तो तू बेहोश था और अभी कैसी बहकी बातें कर रहा है? कुछ नहीं मेरी प्यारी माँ। क्या है ना, हमारे स्कूल में एक नाटक होने जा रहा है। मैं उसी के कुछ डायलॉग बोल रहा था और हमारे डायरेक्टर सर ने मुझे फोकस बढ़ाने के लिए बेहोशी का अभिनय करने के लिए कहा। मैं उसी की रिहर्सल कर रहा था माँ। अच्छा, तो तेरी रिहर्सल चल रही थी? तेरी रिहर्सल तो 20 मिनट और ऐसे ही रहता तो यहाँ मेरी रिहर्सल हो जाती। बेटा, लगी तो नहीं? लग गई। चल तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। तू भगवान के घर से लौट के आया है। माफ करना भैया, मैंने तुम्हें पगला कहा। कोई बात नहीं बहन, मैं हूँ भी थोड़ा सा। अरे बेटे रमेश, तो नाटक कब शुरू होना है? पिताजी, बस शुरू ही होने वाला है। वैद्य परमानंद जी के बेहोश होते ही शुरू हो जाएगा। ये लड़का होश में है। मैंने भी बचपन में एक बार बेहोशी का अभिनय किया था, लेकिन इस तरह से
होश में नहीं है। बैठी संभालिए अपने आप को। यहाँ बैठिए बैठी, और आप महसूस कीजिए कि आप बेहोश नहीं है। बैठी आपका ये अमर हंसकर खाइए और महसूस करते जाइए कि आप बेहोश नहीं है। बैठी कीजिए महसूस कीजिए। खाइए बैठी महसूस करते जाइए कि आप बेहोश नहीं है। बहुत बढ़िया बैठी, महसूस करते जाइए कि आप बेहोश नहीं है। महसूस करते जाइए कि आप बेहोश नहीं है। माँ जल्दी करो, नाटक शुरू होने वाला है। हाँ चल तो रही हूँ, पर पहले ये तो बता कि नाटक का नाम क्या है। माँ उस नाटक का नाम है कहाँ हो परशुराम। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। आप लोग यहाँ नाटक देखने आए हैं? मैं भी आया था। नाटक देखने आया था तो यहाँ कैसे पहुंच गया? ये एक सवाल है जो अभी अभी पैदा हुआ है। इसके बाद और भी सवाल पैदा होंगे। अब देखिए साहब, सवालों का तो ऐसा है कि सवालों के पैदा होने के लिए नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पड़ती तो नियोजन के न जाने कितने ही कार्यक्रम शुरू हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए सवाल दर सवाल पैदा होते ही जाने। अभी एक सवाल का जवाब मिला नहीं आप लोगों को कि आपके मन में दूसरा, तीसरा, चौथा और ना जाने कितने ही सवाल बुलबुलाने लगे होंगे। मैं कौन हूं? हो सकता है यही अगला सवाल हो। तो नाटक की शब्दावली के हिसाब से आप लोग मुझे नाटक का सूत्रधार कह सकते हैं। अब अगर मैं नाटक का सूत्रधार हूं तो ये लाजमी है कि मैं नाटक के कथानक और अन्य पात्रों के विषय में आप लोगों को जानकारी दूं। वैसे सच कहूं तो मुझे खुद भी इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। एक आदमी है जो अपने आप को नाटक का डायरेक्टर कहता था, मुझे यहाँ ठेल कर। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि मैं कैसे गिरते गिरते बचा था। मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया और कहा जाओ जाकर नाटक शुरू कर दो। ऐसा होता है क्या? उसने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेज दिया और नाटक शुरू करने को कह दिया। अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आप लोगों का झुककर अभिवादन किया। तो अब मेरे इस अभिवादन को ही अगर आप मानना चाहें तो इस नाटक का आरंभ मान सकते हैं कि नाटक अब शुरू हो गया है। अब चूंकि नाटक शुरू हो गया है तो ये जरूरी है कि नाटक के अन्य पात्र आपके सामने आए, कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं घटे। ईश्वर करे दुर्घटनाएं ही घटे। मेरी ये बात आप लोगों को शायद अच्छी नहीं लगी। अब भला कौन सा सभ्य व्यक्ति ऐसा होगा जो दुर्घटनाएं घटने की प्रार्थना को पसंद करेगा? फंस गए आप लोग भाषा के चक्कर में। देखिए, घटना यानी घट जाना, यानी कि कम हो जाना। यही तो मेरी प्रार्थना है कि दुर्घटनाएं कम हो, घटे। बहरहाल ये तो हुआ नाटक का मंगलाचरण। अब अगर मंच पर एक ही आदमी बहुत देर तक लगातार बोलता रहे तो ऐसा नाटक दर्शकों को बोर करने लगता है। आप लोग भी बोर होने लगे हो, तो क्यों ना आप लोगों की बोरियत को दूर करने आप में से ही किसी को मंच पर बुला लेते हैं। आप किसे बुलाऊं? अब भाई साहब, अरे आपसे कह रहा हूँ भाई साहब। हाँ, फर्स्ट रो में। हाँ आइए। अरे आ जाइए। अरे आ जाओ यार। क्या है? अरे यार, मंच पे बहुत देर से अकेला था ना, तो आपको बुला लिया। अब ताकि हम लोग दो हो जाए।
तो इससे क्या होगा? ये एक घटना होगी। कैसे घटना? ये भीड़ देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। अभी तक आप इसी भीड़ में थे, इसी भीड़ का एक हिस्सा। ये तो उल्टी सीधी क्या बता रहे हो यार? अरे उल्टी सीधी नहीं बता रहा हूँ यार। तो फिर ये सब क्या है? देखो देखो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इस भीड़ से अलग हो जाए बस। तो इससे क्या होगा? अरे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? अरे बोला ना, ये घटना होगी। देखो, भीड़ से अलग होते ही आदमी खास हो जाता है, लोग उसे जानने पहचानने लगते हैं। अब देखो ना, थोड़ी देर पहले तक मैं भी इसी भीड़ का एक हिस्सा था, हाँ, लेकिन अब मैं खतरनाक। बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता खास होना? अरे खास होना भला किसे अच्छा नहीं लगता? क्या बात है। तो लीजिए साहब, आप भी खास हो गए। अब खास आदमी की गई तुम तो। अब मेरा मतलब कोई खास पहचान नहीं होती, लेकिन ये तो नाटक है, तो पात्रों की पहचान के लिए आप ये लीजिए, आप ये इन्हें धारण कर लीजिएगा। क्या है ये? ये कहते हैं क्या है? ये क्या है? हाँ, ये है औरंगजेबी पजामा। तो लिखा है पजामा। पहनी पहनी। ये क्या है भाई? तैमूरी अचकन। तैमूरी अचकन। अरे वाह। पहनी पहनी। हाँ, आपके नाम की लगती है। ये क्या है भाई? शाह बलबन का पट्टा। शाह बलबन का पट्टा। शाहे बलबन का। ये क्या है भैया? अरे अकबर का कुछ है यार, ये अकबर का है कुछ, ये मुझे दिख नहीं रहा। अकबर का उत्तरीय है। उत्तरीय है नहीं? ये तलवार, उसकी तलवार भाई, जरासंध की तलवार। जरासंध की तलवार ये है। और ये क्या है? सहस्त्रार्जुन का मुकुट। सहस्त्रार्जुन का मुकुट। ये आपको पहना देता हूँ। ये हो गया आपका राज तिलक। क्या लग रहे हो यार? सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन? हाँ। लगता है ये आदमी खुद को सहस्त्रार्जुन ही समझने लगा है। यानी अब ये आदमी खास हो गया है, और खास हो जाने के बाद ये जो कुछ भी करेगा वो निश्चित रूप से दुर्घटना ही होगी। परशुराम, परशुराम, परशुराम। सारी पृथ्वी पर शासन करने वाला, से भोगने वाला एकमात्र मुझ सहस्त्रार्जुन का नाम उसके मन में भय पैदा करने की जगह क्रोध पैदा करता है। कौन है ये परशुराम? कौन है? कौन है? हुजूर, रघुवंशी महर्षि जमदग्नि का 5वां पुत्र राम ही परशुराम है। वो भृगुवंशी है? हाँ ऋषि पुत्र है? जी हुजूर। ब्राह्मण कुमार है? जी। अगर वो भृगुवंशी है, ऋषि पुत्र है, ब्राह्मण कुमार है, तो उसे शास्त्रों के अध्ययन में सर खपाना चाहिए।
शस्त्रों से सिर कटाने की मूर्खता वो क्यों कर रहा है? हाँ, ये सवाल तो पैदा होता है। कहा नहीं था आप लोगों से, सवालों के पैदा होने के लिए नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो तो गुलमुत्ते की तरह यूं ही पैदा होते चले जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल यही सवाल और इसी तरह के और भी सवाल परशुराम की माँ ने उनके पिता से पहले भी कई बार पूछे थे और अब भी शायद वही पूछ रही है। आइए देखते हैं। आपके चरणों की दासी रेणुका का प्रणाम स्वीकार करो स्वामी। कल्याण हो। तुम्हारे सोमे मुखमंडल पर चिंता की गहरी काली रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। बहुत अशांत दिख रही हो। इस चिंता और अशांति का कारण क्या है? मन के प्रश्न उद्विग्न कर रहे हैं स्वामी। और वे प्रश्न पुत्र को लेकर थे ना? आप तो सब जानते हैं, बताइए ना, आप इतना आश्वस्त कैसे हैं? मैं जगत का कल्याण देख रहा हूं। तुम्हें भी आश्वस्त होना चाहिए वीर पुत्र की मां। इसीलिए पूछो, वे कैसे प्रश्न हैं जो तुम्हारे मन को उद्विग्न कर रहे हैं? आप तो पिता हैं, महर्षि हैं, परम ज्ञानी हैं, तो बताइए ना, अपने राम को इतना क्रोध क्यों आता है? वो शस्त्र क्यों धारण करने लगा है? अब तो लोग उसे राम की जगह परशुराम कहने लगे हैं। अन्याय के विरुद्ध उसकी गहरी संवेदना ही उसके अनियंत्रित क्रोध का कारण है। उसका शस्त्र धारण करना कुल धर्म के विरुद्ध नहीं है। कुल धर्म से बड़ा युग धर्म है और युग धर्म की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वो ब्राह्मण कुमार है। इसीलिए उसका दायित्व और बढ़ जाता है। न्याय और अन्याय को भेद कर पाना ही सच्चा ब्राह्मणत्व है। अर्थात वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है। ठीक ही नहीं, उचित भी कर रहा है। तुम उसकी मां हो, ये क्यों भूल जाती हो? मां हूं, यही तो मेरी चिंता का कारण है। श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश के महाप्रतापी राजा प्रसेनजीत की पुत्री की कोख से जन्मा क्षत्राणी वीरांगना मां का दूध पीकर पुष्ट हुआ राम
परशुराम ज्ञान और शक्ति का समन्वित रूप है। मुझे उसके क्रोध से भय लगता है, चिंता होती है। क्रोध क्रिया नहीं, प्रतिक्रिया है। इसीलिए तुम्हारा भय, तुम्हारी चिंता सब निर्मूल है। कल्याण हो। कल्याण ही होगा। तुम्हारी ये कल्याण कामना आशीर्वाद बनकर उसकी रक्षा करेगी, उसे बल प्रदान करेगी। अन्याय, अत्याचार, शोषण और दमन को मिटाने के लिए ही उसने शस्त्र धारण किए हैं। मां का हृदय शांत हुआ अथवा नहीं, जवाब मिलते ही बात खत्म हो जाती है। अब जब तक सवाल पैदा होगा नहीं, तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। सवाल तो पैदा हो गया है, आगे क्या होगा? होना क्या है? सहस्त्रार्जुन राजा था, अत्याचारी राजा। अब जब राजा अत्याचारी होगा तो अपनी प्रजा पर, अपने शासकों पर जोर तो करेगा ही। तो ऐसी छोटी मोटी बातें दिखलाकर आप लोगों का कीमती वक्त क्यों खराब किया जाए? वैसे भी भारतीय नाट्य परंपरा में हिंसा, हत्या, भोजन, मैथुन आदि मंचन के लिए वर्जित विषय माने गए। तो कुल मिलाकर आप लोगों को यह मान लेना चाहिए कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हम लोगों को तो ये देखना चाहिए कि इस सब के आगे अब क्या होगा। तूफान के आसार तो नजर नहीं आते, आसमान में धूल के बादल कैसे हैं? उड़ों के टापों की आवाज क्या क्या आप लोगों को भी आ रही है? मैं जाकर देखता हूँ। लगता है सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ इधर ही चला आ रहा है। लेकिन इधर तो महर्षि जमदग्नि का आश्रम है। उसके यहाँ आने का प्रयोजन क्या हो सकता है? जाकर देखना चाहिए। अरे इधर महर्षि जमदग्नि भी किसी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। जाकर देखना ही चाहिए। महाराज सहस्त्रार्जुन का जमदग्नि के आश्रम में स्वागत है। सहस्त्रार्जुन अकेला नहीं है महर्षि, उसकी विशाल सेना भी उसके साथ है। आप और आपकी सारी सेना हमारे अतिथि हैं राजन। अतिथि मानकर शायद आप भूल कर रहे हैं महर्षि। आप सचमुच हमारे अतिथि हैं राजन। तो क्या आप हमारा और हमारी सेना का अतिथियों की तरह ही सत्कार करेंगे? कर पाएंगे? क्यों नहीं राजन? अतिथि देवो भव। देवताओं की तरह हवन की समिधा और मंत्रपूत आचमन से अतिथियों का सत्कार करेंगे महर्षि। हम वैसे देवता नहीं हैं। नहीं राजन, हमारे अतिथि जैसा चाहेंगे वैसी ही व्यवस्था हो। अच्छा, ये दम विद्रोही परशुराम के बल पर टिका हुआ तो नहीं है? परशुराम के लिए आपका ये संबोधन उचित ही है महाराज। वो अन्याय का विरोधी है, इसीलिए आपका विरोधी है। और इसीलिए ही
आपके लिए तो वो विद्रोही ही हुआ। किंतु आप यहाँ परशुराम के नहीं, जमदग्नि के अतिथि हैं। फिर तो हम सबके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध करें महर्षि, और शीघ्र ही। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। लेकिन मैं जानना चाहूंगा महर्षि जमदग्नि कि इस आश्रम में हजारों सैनिकों के लिए भोजन का क्या और कैसे प्रबंध करेंगे? आप चिंता न करें महाराज, कामधेनु की कृपा से सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। कामधेनु। महर्षि ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। उनके पास सचमुच कामधेनु थी, कामधेनु जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। फिर क्या, उसी कामधेनु की कृपा से सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। सैनिक तो सारे गदगद हैं, मगर सहस्त्रार्जुन ये तो कुछ और ही सोच रहा है। क्या सोच रहा है, आइए देखते हैं। हमारे आतिथ्य में कोई कमी रह गई महाराज, आप असंतुष्ट हैं? नहीं महर्षि, मैं कुछ और ही सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हैं महाराज? कामधेनु। दिव्य शक्ति है महाराज। हाँ, कामधेनु जैसी विधि को हमारे पास होना चाहिए महर्षि। आप जैसे आश्रमवासी ऋषि को इसकी क्या आवश्यकता? कभी कभी आप जैसे अतिथियों का स्वागत सत्कार करना पड़ता है महाराज। ऐसे समय में कामधेनु जैसी दिव्य शक्तियां ही काम आती हैं। ये कामधेनु मुझे दे दे महर्षि, मुझे ये कामधेनु चाहिए। कामधेनु प्राप्त करने के लिए आपको तपस्या करनी होगी महाराज। महर्षि, हम क्षत्रिय हैं, जब तक हमारी वृत्ति नहीं है। भिक्षा की वृत्ति भी क्षत्रियों की वृत्ति नहीं है महाराज। महर्षि, क्रोधित ना हो महाराज, मैंने कर्तव्य बोध ही तो कराया। मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान है। यदि आप स्वेच्छा से कामधेनु नहीं देंगे तो हमारे सैनिक बलात् उसे छीन ले जाएंगे। इसके लिए पहले मेरी हत्या करनी होगी। युद्ध भूमि में क्षत्रिय जब तलवार सूत लेता है तब हत्या उसके लिए खेल से अधिक कुछ नहीं होती। युद्ध भूमि में मरना और मारना दोनों भी वीरोचित है, न्यायोचित भी। किंतु ध्यान रहे, ये युद्ध भूमि नहीं है। राजेच्छा के विरोधी को दंड देना भी क्षत्रियों के कर्म में सम्मिलित है। राजा की इच्छा उचित है अथवा अनुचित, इसका विचार किए बिना ही राजा की इच्छा कभी अनुचित नहीं होती। मुझे कामधेनु चाहिए। आप कामधेनु देंगे या? प्राणों के शरीर में रहते आपका ये दुराग्रह मान्य नहीं है राजन।
तो पहले उस प्राण को ही मुक्त किए देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे मार ही डाला जमदग्नि को। मुझ पर हत्या वर्जित है, लेकिन ऐसे अत्याचारियों के लिए भी कोई कायदा कानून है क्या? मार ही डाला जमदग्नि को। खाम खा मैं विकट के बीच में पड़ा। अब जब तक नाटक खत्म होगा नहीं, तब तक ये तेरी मरण पट्टी भी नहीं होगी। तो इसके आगे का वृत्तांत आप मुझसे ही सुन लीजिए। हुआ यूं कि जमदग्नि मारे गए, उनके और भी बहुत सारे आदमी मारे गए। ऐसे जब ये दुर्घटना हो रही थी तो परशुराम वहां नहीं थे। जब वो लौट कर आए तो उनकी माँ ने छाती पीट पीट कर विलाप करते हुए उन्हें सारी बात बताई। फिर क्या था? परशुराम ने उतनी ही बार अत्याचारियों का संहार किया जितनी बार उनकी माँ ने विलाप करते समय छाती पीटी। तो ये हुआ नाटक का अंत। अब मुझे छुट्टी दीजिए, धन्यवाद। नहीं सूत्रधार, ये नाटक यहाँ खत्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम कौन हो यार, और ये मंच पर कैसे चले आए? मैं वर्तमान। लेकिन इस नाटक में तो वर्तमान की कोई भूमिका दिखाई नहीं देती। और सुनो भाई, अब मैं नाटक खत्म करने की घोषणा भी कर चुका हूँ। तुम्हारे घोषणा कर देने से ये नाटक यहाँ खत्म नहीं हो जाएगा सूत्रधार। वर्तमान की उपेक्षा करके कभी किसी नाटक की रचना संभव नहीं है, और यदि संभव हो भी जाए तो वो नाटक नहीं होगा, मात्र प्रलाप होगा, प्रयोजनहीन। आपकी बातें तो ठीक है श्रीमान, लेकिन देखिए ना, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, घायल भी हो गया हूँ। मेरी मरण पट्टी भी तो जरूरी है। वर्तमान तुमसे अधिक घायल है सूत्रधार, उसकी मरण पट्टी भी तो जरूरी है। सो तो है, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम ये नाटक जारी रख सकते हो। ठीक है, ये नाटक जारी रह सकता है, लेकिन इस नाटक में वर्तमान की ये भूमिका कैसे और कहाँ तय होगी? जैसे तुमने अन्य भूमिकाएं तय की। नहीं, मैंने किसी की कोई भूमिका तय नहीं की। हाँ, बातचीत करते समय कुछ सवाल पैदा हो गए थे, तो उन सवालों के जवाबों के लिए कुछ भूमिकाएं अब खुद ब खुद तय हो गई थी। अब जब सवालों के जवाब मिल गए हैं तो नाटक भी खत्म हो गया। सूत्रधार, तुमने अभी कहा था ना कि सवालों के पैदा होने के लिए नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो यूं ही कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो जाता। ऐसा तो कहा था मैंने। ठीक याद है। तो ये नाटक जारी रखने के लिए तुम्हें सवाल नहीं दिख रहे? सवाल? मुझे तो कोई सवाल नहीं दिख रहे। तुम्हें ना दिख रहे हो तो ना सही, मुझे तो दिख रहे सवाल। एक काम कीजिए श्रीमान, आप मेरी जगह आ जाइए और इस नाटक को जारी रखिए, लेकिन ना अब मुझे जाने दीजिए, मैं घायल हो गया हूं। तुम चले जाओगे तो इन सवालों के जवाब कौन देगा? कहाँ फंस गई यार, चांद शासक में। कहाँ हो परशुराम? 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 ये लोग कौन है? मंच पर कैसे चले आए? आप लोग कौन है भाई? और ये मंच पर कैसे चले आए? हम सोचिए, पीढ़े, आहट, वर्तमान है। वर्तमान? हाँ सूत्रधार, ये मेरा ही विस्तार है, वर्तमान का विस्तार। ये लोग मंच पर क्यों चले आए? तुमने अभी कहा था ना कि ये नाटक जारी रखने के लिए तुम्हें सवाल नहीं दिख रहे, तो ये सारे अपने आप में ही एक सवाल हैं, और इन सवालों से तुम अपना नाटक जारी रख सकते हो। क्या क्या है इनके सवाल?
इन्हीं से पूछो। इन्हीं से पूछूं। आप लोग मंच पर क्यों चले आए भाई? हम यहाँ ये जानने आए हैं कि अपने पिता की हत्या और अपनी कामधेनु छीने जाने का प्रतिशोध ही अन्याय का विरोध है। क्या हम पर हर रोज जुल्म नहीं हो रहे हैं? दुनिया भर में फैली धर्मांधता, कट्टरता, आतंकवाद क्या हमें रोज रोज जख्मी नहीं कर रहे हैं? गौरवशाली इतिहास हमारी समृद्ध विरासत है। अधिकार भी पूर्व में की गई ऐतिहासिक गलतियों और उनसे उपजी विसंगतियों के कारण हमारी संपत्ति दूषित नहीं हुई, हमारे अधिकार नहीं छीने गए। लोग भूत और भविष्य की चिंता में क्या प्रतिपल वर्तमान को बलि नहीं दे रहे हैं? लगातार हो रही मानव मूल्यों की हानि क्या मेरी हानि नहीं है? मासूम बच्चियों की इज्जत क्या मेरी इज्जत नहीं है? क्या अधर्म और अत्याचार के प्रतिरोध में लोगों की एकजुट हुंकार अत्याचारियों के लिए परशु की तरह घातक नहीं होगी? हमारे हितों के लिए आवाज देने वाला हमारा परशुराम कहाँ है? बोलो, जवाब दो। हमारा परशुराम कहाँ है? हमारा परशुराम कहाँ है? हमारा परशुराम कहाँ है? परशुराम कहाँ है? आज के समय का ये सबसे बड़ा सवाल है। वर्तमान का परशुराम कहाँ? अगर सचमुच ये सवाल पैदा हुआ है तो इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा आपको, आपको, आपको और आप सबको। कहाँ हो परशुराम? कहाँ हो परशुराम? कहाँ हो परशुराम? कहाँ हो परशुराम? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं मंच परे जितने हमारे कलाकार थे उन सभी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। लाइट पर आप भी आइए। और जो भी इस प्रस्तुति के पीछे के कलाकार हैं मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए, नाटक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत है